इस वीडियो में हम लोग 13 से 19 अप्रैल 2025 का जो वीक है, इस वीक में जो भी नेशनल इंटरनेशनल घटनाएं घटी हैं और जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीटी हो या मेंस। तो हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक को करते जाते हैं। देखिए, एक भारत में एक राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति है, यानी कि नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी। तो नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी में लिस्ट है, और उस लिस्ट में जो भी डिजीज लिस्टेड किए जाते हैं उन पर सरकारी सहायता मिलती है। और आप देख सकते हैं कि उन पर 50 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। तो ये अक्सर जो है उसमें से कौन सा बाहर किया गया, कौन सा अंदर किया गया लिस्ट में, इसको जो है नजर रखनी पड़ती है और सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक अभी 13 अप्रैल को एक XY डिसऑर्डर है, जिसमें जैसे कि मेल्स में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें अगर डिसऑर्डर हो गया तो उनमें जो अलग अगर मेल है तो कुछ फीमेल का लक्षण आ जाएगा, कुछ फीमेल है तो मेल का लक्षण आ जाएगा। और इस तरह का इसमें जो है हाइपर इंसुलिन बीमारी होता है, जिसको दो बीमारी को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है। एक तो हाइपोग्लाइसेमिया और दूसरा है नैनोसिडोसिस। ये दोनों बीमारियों को इस नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब देखिए हमारे पास क्या सवाल बन जाता है कि हाल ही में किन डिजीज को या किन रोगों को नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो हाइपरग्लाइसेमिया और मेनोसिडोसिस, और ये XY डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और हो सकता है कि इन दोनों का नाम नहीं देकर सीधे वो XY डिसऑर्डर बोल दें। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस पर ये हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, वो है आयकर रिटर्न जो फाइल होता है, उसमें आयकर रिटर्न्स फाइल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी जो है आप देख सकते हैं कि 2022-23 में 7.78, मतलब 7.78 करोड़ लोग थे जिन्होंने ITR भरा था। 23-24 में 8 करोड़ 52 लाख लोगों ने ITR फाइल किया। और 2024-25 में 9 करोड़ 19 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया। यानी कि 7 करोड़ 78 लाख से 8 करोड़ 52 लाख, और 8 करोड़ 52 लाख से 9 करोड़ 19 लाख। तो ये तो पीटी के लिए सवाल ये हो जाएगा कि 2024-25 में आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या कितनी थी, और दूसरा कि कितनी बढ़ी। तो आप याद रखेंगे तभी तो वहां पर जो जो डिफरेंस है या परसेंटेज है, आप इसको करेंगे। तो तो इसको याद रखना जरूरी है। वैसे आपसे ये ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद है। और मेंस में अगर लिखते हैं तो जब हम आर्थिक स्थिति का उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये दे सकते हैं कि भारत में जो इनकम टैक्स अगर रिटर्न करने वाले की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इनकम भी बढ़ रही है और इनकम पाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, तभी ये हो रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइड बम। ग्लाइड बम जो है, इसका नाम है गौरव। तो
ये अगर आप देखते हैं और कि गौरव क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि गौरव क्या है, तो गौरव एक ग्लाइड बम है। और ये 1000 kg कैटेगरी में आता है, जिसको कि डीआरडीओ ने ये इंडिजिनस डेवलपमेंट किया है, डिजाइन भी और उसका डेवलपमेंट भी। तो यहाँ पर, और इसको तो 8 से 10 अप्रैल के बीच में इसका रिलीज टेस्ट जो है, कैसे बम को छोड़ा जाएगा, तो वो लड़ाकू विमान जो है सुकोई 30 MKI फाइटर जेट से ये कर लिया गया है। तो यहाँ पर सवाल आपसे सीधा बनता है कि गौरव क्या है? यह ग्लाइड बम अभी हाल ही में टेस्ट किया गया है 1000 किलो वर्ग में, उसका नाम क्या है? या फिर 1000 वर्ग का ग्लाइड वर्ग का नाम क्या है? जिस तरह से भी, या इसको किसने डेवलप किया है, ठीक है, और स्वदेशी है, ये आप देख रहे हैं। आइए अब चीन पर जो टैरिफ की बात है, इसमें हम लोग बहुत कुछ अब तक जान चुके हैं, क्योंकि इसमें इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं कि हर रोज ये न्यूज जो है पुराना हो जाता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जो है देख लेते हैं। एक तो ये देख लेते हैं कि अप्रैल 2 को जो लिबरेशन डे मनाया गया था, जो लिबरेशन डे के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा, उसके पहले उसके पहले यूएसए ने चाइना पर 20% का इम्पोज का टैरिफ इम्पोज यूएसए ने कर चुका था, ठीक है। इसका मतलब कि जब 4 अप्रैल को ये जब 2 अप्रैल को जब 34% जब इसमें लागू किया गया, तो ये और ये मिलकर कितना हो गया 4 अप्रैल को? 54%, ठीक है। इसके बाद चाइना ने भी रिटेलिएट किया और उसने भी 34% ही लगाया, 20% छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जब चाइना ने 34% लगाया, तो आपको याद होगा कि ट्रम्प साहब ने कहा था कि चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, और अब उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने 50% और लगा दिया, तो ये कितना हो गया कुल मिलाकर? 104%। फिर 9 अप्रैल को चाइना ने फिर से एडिशनल ये लगाया, तो 34 और ये 50, कितना हो गया? 84%। उसके बाद फिर ट्रम्प साहब जो है नहीं माने, और उन्होंने 145% इस पर ये लगा दिया। चाइना ने कहा कि हम अब इससे ज्यादा 100 ये जो है 84% से ज्यादा बढ़ाकर हम 125% करते हैं, और यहीं पर जो है एंड करते हैं, क्योंकि अब इससे ज्यादा लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। अब 400% लगा दीजिए, 1000% लगा दीजिए, एक लिमिट होता है जिसके ऊपर खरीदारी संभव ही नहीं है। अगर जैसे कि हम कोई सामान आपसे खरीदना चाहें और हम 500 रुपया में नहीं खरीद पाए, आप उसका दाम 10,000 कर दीजिए, तो क्या फर्क पड़ता है हमको? जब हम 500 में ही नहीं खरीद पा रहे हैं, तो 10,000 करने से क्या हम पर असर पड़ेगा? तो चाइना का मैक्सिमम जो है 125% ये अमेरिका पर लगाया गया है, ठीक है। तो ये अभी बढ़ते तो गया है। और फिर अभी देखिए सेमीकंडक्टर टैरिफ क्या क्या, अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, तो यहाँ पर हम लोग इसको छोड़ते हैं। आते हैं तुलसी गबार्ड, जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नाम में देख रहे हैं तुलसी लगा हुआ है। ये एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की वहाँ की ये डायरेक्टर है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें कि ट्रम्प साहब भी थे, उन्होंने कहा कि अमेरिकन ईवीएम पर उन्होंने कहा था कि दे आर वल्नरेबल टू हैकिंग एंड मैनिपुलेशन। अब
इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड में कई देशों द्वारा कई तरह से लिया गया, क्योंकि इंडिया में भी ईवीएम का इशू हमेशा चर्चा में रहता है। तो इंडिया में भी लोगों ने इसको लेना शुरू कर दिया कि देखिए, जब अमेरिका जब कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर इंडियन जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका ये क्लेम कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है या की जा सकती है, वो सही हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा सरकार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करने वाली है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अप्रोच की पुष्टि होती हुई दिख रही है। लेकिन खैर, अभी आगे बहुत सारा चीज है, तो इस पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भारत यूएसए, इंडिया यूएसए एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। थोड़ा देर के लिए इसको अभी छोड़ देते हैं। देखिए, ये पिटुफिक कमांडर फायर्ड, ये जो टाइटल है, ये रिलेटेड है पिटुफिक यूएसए स्पेस फोर्स का। ये यूएसए है, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर अप्रैल में यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेडी वेंस, ये ग्रीनलैंड गए हुए थे। और ये जो पिटुफिक एयर बेस है, वो ग्रीनलैंड में ही, क्योंकि ग्रीनलैंड अंटार्कटिका जैसा नहीं है। यहाँ कोई भी कंट्री जो है जिसको उस तरह का समर्थ है, वहां पर एयरबेस खोल सकता है। तो अमेरिका का यहाँ पर पेट्रोफिक स्पेस फोर्स बेस है। वहाँ की जो कमांडर हैं, कॉलोनल सुसान मेयर्स, इनको जो है वैंस के यात्रा के बाद हटा दिया गया। कारण क्या दिया गया? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटी टू लीड। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कई तरह की चीजें हो रही हैं जो कि अप्रत्याशित है। अब कब क्या हो जाएगा, उसके बारे में कहना बड़ी मुश्किल है। आपने देखा कि वहां पर हैंड्स ऑफ नामक प्रोटेस्ट भी चला। अभी 19 तारीख को एक प्रोटेस्ट चला, 50501, यानी कि 50 प्रोटेस्ट, 50 स्टेट्स, वन मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट जो है, ट्रम्प साहब, एलन मस्क, इन लोगों की पॉलिसी के कारण ये हो रहा है। तो उसी के तहत इनको भी जो है करीब करीब, जैसे कि डॉज है, डॉज ने कई संस्थाओं को भंग कर दिया। अब उसके कारण से बेरोजगारी, तो अलग अलग, या फिर कई फंड से ये विषय को हटाने की बात। अभी आपने देखा कि इथियोपिया में जो है, जो वहाँ के वुमेन को जो फूट दिया जा रहा था, वो सब चीज को सस्पेंड कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हैं। तो इसी में इनको भी हटाया गया। तो ये एक, मतलब एक न्यूज, एक चर्चा में रहा। मेक्सिको के साथ तो इनॉग्रेशन सेरेमनी में ही जो ट्रम्प साहब है, गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नामकरण, और दीवार और बॉर्डर इमरजेंसी वगैरह की बात कर दिए थे। उसके साथ एक वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, कोलोराडो जो रिवर है, उसके वाटर पर। ये इससे संबंधित जो एक एग्रीमेंट हुआ था 1944 में। अब उसमें भी ट्रम्प साहब ने धमकी दे दिया है कि अगर वो नहीं मानेगा तो उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। तो ठीक है, चलिए। लेकिन यूएसए और मेक्सिको के बीच अभी हाल का जो ये है, वो कोलोराडो रिवर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, ये देखिए, एग्जीक्यूशन इन अफगानिस्तान की बात है। अफगानिस्तान में आप जानते हैं कि किस तरह का शासन है। हालांकि एक अजीब लगता है कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कहते हैं,
लेकिन दुनिया में कोई भी कुछ भी कर ले रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मूक दर्शक बनी रह जा रही है। रशिया ने इजराइल को मार के पूरा खंडहर में बदल दिया। इजराइल ने हमास पे कर दिया, कारण चाहे जो भी रहा, लेकिन मरता तो आदमी ही है, और उसमें मिल बैठकर ही बात सुलझेगी। लेकिन इतने सारे लोग मारे जाते हैं। तो जिसको जो मनसो कर रहा है, अफगानिस्तान में जो है क्राइम का डिफिनीशन भी अलग अलग है, अलग अलग संस्थाओं द्वारा, सरकारों द्वारा अलग अलग चीजों के बारे में कहा जाता है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की जो सरकार है, तालिबान 2.0, ठीक है, इसमें एग्जीक्यूशन, सरेआम पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाता है। आप समझ लीजिए कि लोगों को खड़ा करके गोली मार दिया जाता है। और ये सारा एग्जीक्यूशन जो है वो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, हिबतुल्ला अखुनजादा, इनके द्वारा हस्ताक्षरित ऑर्डर से होता है। ये वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। तो इस तरह की स्थिति है वहाँ पर। कॉन्गो के बारे में आप अभी पढ़ रहे होंगे कि कॉन्गो में क्या स्थिति है। कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, ये तीनों देश जो है, खासकर कॉन्गो और रवांडा के बीच में काफी स्थिति खराब है। और M23 जो है, एक कहा जाता है कि रवांडा द्वारा समर्थित, उसके द्वारा सह दिया गया एक आतंकवादी संगठन या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट है, जो भी कह लीजिए। हर का दृष्टिकोण, नजरिया अलग अलग होता है। तो तो इसके द्वारा उसके ईस्ट कॉन्गो का जो ईस्टर्न रीजन है, स्टेट है, गोमा, उस पर उसने कब्जा कर लिया। और वहां पर जो है कई रेप जैसी घटनाओं का को ये किया जा रहा है। और जिसमें से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें से 35 से 45% चिल्ड्रेन है। तो ये चिंताजनक है एक ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से। तो कॉन्गो पर आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको उसका सारा चीज जो है समझ में आएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बिहार पर। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जो है, ये 1 जून से 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये राजगीर में जो नया खेल परिसर बना है, तो उसके इंडोर हॉल में किया जा रहा है। हालांकि ये प्रतियोगिता बिहार में दूसरी बार की जा रही है। पहले 2012 में ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। और इसके लिए अभी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बीच में MOU पर साइन हुआ है। अभी तो जून में होना है, अभी बहुत सारी चीजें जो है आगे देखने को मिलेंगी। तो इस पर क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी हम सेमीकंडक्टर टैरिफ की बात कर रहे हैं, ट्रम्प साहब का हर रोज जो है ये अप्रोच बदल रहा है, उनकी बातें बदल रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ था, उसमें से लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि पर जो भी इस तरह के जो गैजेट्स हैं, उस पर जो है जो टैरिफ है, उसको अभी हटा दिया गया है। और उसके लिए एक अलग से लगाया जाएगा, और उसको सेमी कंडक्टर टैरिफ का नाम दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्पेशल इंपोर्ट ड्यूटी या सेमी कंडक्टर टैरिफ जो भी हो वो। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ये अभी 3 जून 2025 को इसका उद्घाटन होगा। ये चीन में है। और ये हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है, जो कि चीन में है। यही विश्व का सबसे ऊंचा पुल हो जाएगा 3 जून के बाद। ठीक है, आते हैं HADR एक्सरसाइज। HADR ये मिलिट्री एक्सरसाइज तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन असिस्टेंस के लिए है और डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है। और ये इसमें US और इंडिया के ये ट्राई सर्विसेज, मतलब कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना, यानी कि नेवी, तो इन तीनों का मिलाकर ये किया जा रहा है। एक्चुअली ये
4th एडिशन है और इसका नाम दिया गया है टाइगर ट्रियम्फ। टाइगर ट्रियम्फ ये है। तो ये 11 अप्रैल को ये खत्म हुआ। अब अगर इस पर क्वेश्चन देख लीजिए कि टाइगर ट्रियम्फ जो है किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ था, कि तो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था। HADR क्या है, तो ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो ये आप याद रखेंगे तो किसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, आगे में फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग। अब यहाँ पर जो है अभी तक कोई भी ऐसा एक सिंगल बिजनेस नहीं है जिस पर कि ग्लोबल कार्बन टैक्स लगा। ये पहला इंडस्ट्री है शिपिंग जिस पर कि ग्लोबल कार्बन टैक्स जो है ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज जो है 11 अप्रैल 2025 को, ठीक है, ये फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया गया। एक्चुअली इसका जो इसके लिए एक कन्वेंशन हुआ जिसमें कि वोटिंग हुआ। ठीक है ना, ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है वहां पर। और ये शिपिंग इंडस्ट्री का इसका जो है टारगेट ये है कि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है और जो शिप में जो मशीन्स का जो रिनोवेशन होना चाहिए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स लगने चाहिए, वो ये लोग लगा नहीं रहे हैं और उससे पॉल्यूशन फैल रहा है। उसके कारण से जो है ये टैक्स लगाना पड़ रहा है। और उस टैक्स में एक चीज है कि जो नया नया टेक्नोलॉजी यूज करते जाएगा वो उस पर टैक्स जो है कम होते जाएगा। तो ये एक तरह से अच्छी चीज है और ये होनी चाहिए, सारे इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए। लेकिन चलिए, शिपिंग से शुरुआत हुई तो इस बात को तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स जो है वो शिपिंग पे। अब इसमें एक एक ये किया गया है कि अगर ये लगता है तो 2030 तक ये 40 बिलियन US डॉलर का टैक्स कलेक्ट हो सकता है। तो हालांकि इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है, लेकिन ऑयल रिच जो जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने इसको इसका अपोज किया है। और इसको देखा जाए, अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो इंडिया और 62 अदर कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन शिपिंग जो है वो 11 अप्रैल को कंसेप्ट आया। ये IMO जो कि यूएन का है ऑर्गेनाइजेशन, IMO हेडक्वार्टर लंदन में, इसके लिए कन्वेंशन लाया गया और उस पर इंडिया और 62 अदर कंट्रीज ने वोट किया, जबकि ऑयल रिच कंट्रीज ने इसको अपोज किया। शिपिंग पर ये लगेगा और इससे करीब करीब अगर ये लगता है तो 40 बिलियन US डॉलर जो है ये होगा। एक्चुअली इसका जो ये है आप देख सकते हैं कि पर टन जो है ये लगेगा और ये 100 USD पर टन के हिसाब से लग सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आप यहाँ पर दिया हुआ है। और ये आपको हमको लगता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या आप ऑफिस में कॉल करके भी इसको ले सकते हैं। भेज दिया जाएगा या आप आकर ये ले लीजिएगा। तो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट ये 8 अप्रैल को छपा था उसमें बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि इसमें 9,772 लोगों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर ये रिसर्च हो रहा है, जिसमें कि
4,696 पुरुष हैं और 5,796 महिलाएं हैं। तो इस पर हम लोग जब और भी रिपोर्ट आ जाएगी तो बात हम लोग करेंगे। वैसे ये आप देख ही रहे हैं कि ये संस्थाएं जो हैं, इन संस्थाओं के नाम भी याद कर लीजिएगा और कहाँ पर ये सिचुएटेड हैं आप ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये संस्थाएं कहाँ पर हैं। तो आप इसको कर देंगे। ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है गांधीनगर में। महासागर विजन का आप नाम सुने होंगे, कई बार इसके चर्चा सुने होंगे। जब प्राइम मिनिस्टर अभी मॉरिशस गए थे वहां भी आपने सुना होगा, और जब श्रीलंका अभी ये आए थे, ये गए थे, तो वहां भी आपने सुना होगा। एक्चुअली महासागर जो है एक विजन है फॉरेन रिलेशंस के दृष्टिकोण से, और ये रिलेशंस उन कंट्रीज पर अप्लाई होता है जो कि हमारे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन, ये सब पे के रीजन में आते हैं। तो उनको एक साथ लेने का, और एक ये भी है कि इस क्षेत्र में अगर हम अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को काफी अच्छे ढंग से मजबूत रखते हैं तो चाइना या किसी और भी कंट्री का थ्रेट अगर आता है तो उससे हम निपट सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो महासागर है वो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें 10 देश को शामिल किया गया है। बांग्लादेश, कोमोरोस, कोमोरोस ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, केन्या, मेडागास्कर, और ये सारा जो है ये मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, ये सारा जो है इसमें है। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, और इसको जो है 2015 में इट वाज स्टार्टेड। ठीक है। नाउ कम टू budget of space agencies. Actually, DOS is very much in news since the inauguration day, rather before the inauguration day of Trump. DOS has suggested and recommended some cuts in the budgets of a space agency of United Nations, United States, that is NASA. The annual budget of NASA is 25.4 billion US dollar, whereas annual budget of ISRO is only 1.6 billion US dollar. So you can see where 25 billion US dollar and where 1 billion US dollar. DOS has recommended that there should be cut, and it is not considered as a good thing for the development of science and technology, rather especially space technology in USA. So it came into news and it is very much criticized. On the other hand, you can see that Chinese Space Agency, it has increased its annual budget up to 15 billion US dollar. And Roscosmos, Russian Space Agency, Russian Space Agency, its annual budget is approximately 1.6 billion US dollar. So it is in news, and you can answer if any question is asked on this issue. एप्पल आईफोन, इसमें जो है असेंबलिंग इंडिया में होता है। 20 एप्पल अपने पूरे फोन का, जितना फोन उसका असेंबल होता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 20% जो है इंडिया में होता है। और ये भारत में एप्पल का हिस्सेदारी जो है वो 8% है। एक्चुअली फॉक्सकॉन जो है सबसे बड़ी कंपनी है जो कि आईफोन असेंबल करती है इंडिया में, और ये हालांकि टाटा ग्रुप भी बहुत सारे
एमओयू साइन किए हैं, और ये भी जो है आईफोन असेंबलिंग करती है इंडिया में। तो फॉक्सकॉन और टाटा को। ठीक है, अब आते हैं एनीमिया। एनीमिया जो है महिलाओं में एक काफी कॉमन डिजीज है, जिसमें कि उनका हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि अ, इस एज ग्रुप की जो वुमेन है, उनमें 53% से अधिक, मोर देन हाफ, तो ये जो है उनमें एनीमिया पाया जाता है। तो ये एक रिपोर्ट आया था, उससे ये डेटा लिया गया है। अच्छा, अब आते हैं इंडिया का कोल इंपोर्ट्स। कोल इंपोर्ट्स में देखिए, कभी कभी सवाल जो है पूछ देता है, या आपको जब एनर्जी सेक्टर पर आप मेंस में कोई टॉपिक डील कर रहे होते हैं, तो फिर आपको ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1.4% जो है, ठीक है ना, ये कम हुआ है। और ये जो है इंपोर्ट 2024-25 में, अब ये अप्रैल से फरवरी तक है, तो इसको एक अप्रॉक्स मान लीजिए कि 241, यानी कि 420, ये 241 मिलियन टन्स जो है, ये इंपोर्ट इसका हुआ है। एक फिर आगे डेटा आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे, अभी के लिए आप नोट कर सकते हैं। ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, AI, ये एक्चुअली AIKEYME ऐसे करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें जो है फुल फॉर्म पहले आप समझ लीजिए। AI का मतलब, अ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ का कुछ से कुछ लिया जाता है। ये अफ्रीका इंडिया है, और अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। तो इसमें ये चीज आप समझिए कि ऐसे तो ये पहला ही हो रहा है, ठीक है ना, और ये 13 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में ये दार इस सलाम, ये दार है, दार इस सलाम, ठीक है ना, ये तंजानिया में है। तो ये यहाँ पर हो रहा है, और इसमें जो है ये डिजिबुटी, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, साउथ अफ्रीका जो है, ये सारा जो है कंट्री, हालांकि इसमें इंडिया और तंजानिया को होस्ट हैं। हालांकि हो भले ही रहा है तंजानिया में, लेकिन इंडिया भी इसका को होस्ट है। और यहाँ देखिए फिर एक बार महासागर जो है, ये आपके न्यूज में है। ठीक है, तो इसको जो है आप इसको देख लेंगे। DRDO ने अभी तो एक बताया कि ग्लाइडर बम जो है गौरव, अभी डिफेंस में काफी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे जो आर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है इंडिजिनसली, या फिर इंपोर्ट करके उस पर रिसर्च करके, और उसके से यूज भी हो रहा है, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ में रिसर्च भी हो रहा है। तो उससे जो है इंडिजिनस इंडिजिनस जो है एक्टिविटी करने में हम लोग को सहायता मिलती है। उसी में एक लेजर ड्यू लेजर ड्यू जो है, DEW, यानी कि लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, यानी कि लेजर ड्यू सिस्टम जो है एक डेवलप किया गया है। और ये देखिए क्या है कि इट मास्टर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ डिसेबलिंग मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड स्मॉलर प्रोजेक्टाइल्स। तो जो एक सुरक्षा कवच होना चाहिए आकाश में, उसके लिए एक ये कवच के समान है, जो कि मिसाइल से हमारी सुरक्षा करेगा। या आजकल आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स से भी हमले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सब पर जो है काम हो रहा है। 13 अप्रैल को ही जो है इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें कई बातें लिखी हुई हैं। आते हैं बिहार पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन बिहार।
इसमें से आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे अगर आप इसको रेगुलर करते रहेंगे ना। जो करंट अफेयर है वीकली हमारा, ये आपको मतलब हमको नहीं लगता है कि एक दो सवाल को छोड़कर कुछ आपका छूटने भी वाला है। और केवल क्वेश्चन ही नहीं आपका पकड़ाएगा, बल्कि जो जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आप साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें भी है, इकोनॉमी में अगर आप लिखते हैं तो उसमें भी है। तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है इससे। अ, अब आते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन बिहार। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन बिहार इन 2024-25 was 23,096, जिसमें से कि टू व्हीलर्स जो हैं 22,133 हैं, और फोर व्हीलर्स जो हैं 963 है। ओवरऑल ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि 2023-24 के मुकाबले 2023-24-25 में अगर हम देखते हैं तो 113% का ग्रोथ हुआ है, डबल हो गया, डबल से ज्यादा। तो ये चीज जो है काफी अच्छी चीज है। एक्चुअली ये टारगेट है बिहार में कि 2028 तक पूरे जितना व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना है उसका 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। तो ये जो है, अब इसमें टॉप जो थ्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे बिहार में, वो पटना, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, और एक जो और, ये है, अ, ये पांच, जो जो चौथा है वो है समस्तीपुर। ठीक है। अब देखिए, एक महिलाओं के लिए एक अंतरिक्ष का ट्रिप किया गया था। ये दूसरी बार है, अ, जबकि केवल वुमेन का ये क्रू गया है। वैसे ये पहले भी एक बार हुआ है, लेकिन वो हुआ था 1963 में। ठीक है ना, जो कि तेरेस्कोवा गई थी। और ये जो है, इसमें जो है आप देखिए कि एक दो तीन चार पाँच छह महिलाएं जो हैं ये गई हैं, और छह जो हैं ये अलग अलग फील्ड से हैं। एक तो, वैसे तो ये जेफ बेजोस की मंगेतर हैं, फियांसी हैं, अब शायद शादी भी हो गई होगी। अ, जिनका ये जिनकी ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन, और इन्हीं की कंपनी में, जो जेफ बेजोस की जो कंपनी है, उसने अपने न्यू सफर रॉकेट के साथ में इन छह महिलाओं को इनको भेजा गया था। ये वहां पर 11 मिनट तक रही, और उसके बाद में अर्थ पे वापस आ गई। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको करेंगे। एक ये चर्चा में रहा, नीलामी हुआ इसका, गोलकोंडा ब्लू डायमंड। कहा जाता है कि ये 23.24 कैरेट का ये ब्लू डायमंड है, जिसकी कीमत जो है 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच में है। और कहा यह भी जाता है कि ये पहले जो है भारत के राजाओं महाराजाओं के पास में था, वहां से इसको लिया गया है। तो खैर, अ, अब आते हैं सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब इसमें ये अब तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, तो आप शॉर्ट में इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स को KYIG कहा जाता है। अगर इस तरह का भी दे दे तो आप पकड़ लीजिएगा। तो इसका सेवेंथ एडिशन जो है ये होने वाला है। ये 4 मई से 15 मई 2025 के बीच में होने वाला है, और ये बिहार के 5 जिलों में होगा: पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो इससे जो है आपको काफी ये तो मिलने वाला है, ये क्वेश्चन मिलने वाला है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, आप देख रहे हैं। एक तो मतलब 7वां एडिशन है ये, 5 जिला में हो रहा है ये। कब से कब के बीच में हो रहा है ये। अब इसके मैस्कॉट को भी रिलीज कर दिया गया है, और मैस्कॉट को रिलीज किया गया 14 अप्रैल को, और मैस्कॉट का नाम है गज सिम्हा।
ठीक है, यानी कि गज और सिंह दोनों का, यानी कि कहा जाता है कि गज यानी हाथी की शक्ति है इसमें, और शेर का दिल है। तो देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट है। और लेकिन चलिए ठीक है, एक मोरल बूस्टिंग के लिए इस तरह का नाम जो है काफी अच्छा लगता है। और बिहार में अभी खेल के मामले में बिहार से काफी अच्छी रिजल्ट्स जो है आ रही हैं। तो और इसमें जो है, जो इसका जो लोगो लिया गया है उस पे गजसिम्हा जो है उसमें बहुत सारा डेकोरेशन भी किया गया है, जिसमें कि जो हमारे प्राचीन जो पाल काल के और बोध गया से रिलेटेड जो मंदिर है, स्तंभ है, उनसे जो है चिन्ह लिया गया है, प्रतीक चिन्ह लिया गया है। और भी बहुत सारा पीपल है, ये गौरैया है, गैंगेटिक, ये डॉल्फिन है, ये सारा चीज जो है, मिथिला पेंटिंग है, आपको अशोक चक्र है, ये छठ पूजा का उस पर चित्रण किया गया है। तो ये सबसे डेकोरेट करके इसको काफी आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, आते हैं बिहार में सुकन्या खाता। बिहार में सुकन्या खाता जो है, टोटल बिहार में सुकन्या खाता की संख्या जो है 21,61,000 है। आप जो भी बाकी डिजिट से आप देख सकते हैं कि 582 है, यानी कि 21, ये 22,61,582। आप 22,61,000 भी अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सुकन्या खाता है उसमें कुल मिलाकर बिहार में केवल 10,801 करोड़ रुपया जमा है। और बिहार, तो बिहार का इस मामले में भारत में छठा स्थान है। तो ये चीज जो है, और ये देखिए 22 लाख में से 18 लाख ये डाकघर में खुले हैं, केवल 4 लाख ही जो है 24,000, 4,24,000 बैंक में है। यानी कि डाकघरों में ज्यादा या तो विश्वास है, या डाकघर काफी सुलभ रूप से अवेलेबल है लोगों के लिए। तो ये चीज एक नोट करने के लिए। अब आगे आते हैं, बिजली गिरने की घटनाएं अब काफी देखते हैं बिहार में। और अभी कुछ मौसम जो बिगड़ा था और उसमें काफी बिजली, मतलब एक दिन में बिजली गिरने से 58 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद का चीज है ये जब हम नोट कर रहे थे उसके बाद का। तो लेकिन वो तो आप समझ लीजिए। अब देखिए, इसमें जो है 22-23 में ये घटना पूरे देश में 13 लाख तक घटना हुई है। 22-23 में बिजली गिरने से केवल बिहार में 400 डेथ हुआ, 400 मौतें हुई हैं। तो एक मतलब है तो इम्पोर्टेंट, आप इसको देख लीजिए। राइट टू प्राइवेसी जो है, इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 81(j) ये काफी चर्चा में रहा। ये RTI एक्ट 2005 जो है, ये उसका सेक्शन है। और उसके सेक्शन में ये चीज दिया हुआ था कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मांगा जाता है RTI के तहत और वो पर्सनल है, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑफिसर को या अपीलेट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नेशनल इंटरेस्ट में है, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी RTI के तहत दिया जा सकता है। अब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के तहत, राइट टू प्राइवेसी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है अंडर आर्टिकल 21। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये केएस पुट्टुस्वामी 2017 केस में आया था। आप इसको याद कर लीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सवाल जो है पूछा जा सकता है। अब इसी जो ये 81(j) है, इसी को अमेंड करके, और अमेंड किया गया डायरेक्टली नहीं बल्कि इस एक्ट के थ्रू, डीपी डीपी एक्ट यानी डिजिटल ये डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो इससे किया गया, अब ये कहा गया इसमें कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मांगा जाता है और वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा, चाहे भले ही वो
किसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो जरूरी हो। तो एक इसका विरोध हो रहा था, जो राइट एक्टिविस्ट होते हैं, तो उन लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। तो देखें आगे क्या होता है। सरकार इस पर मानने को तैयार नहीं है। सरकार इसको जस्टिफाई कर रही है कि ये ठीक है। अब और आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो इस पर जो है, चूंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था और इससे जो है काफी कुछ हुआ है, जिस पर कि आप देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। जापान की घटती घटना ये घटती जनसंख्या, जाहिर है जहां पर दुनिया में कई कंट्रीज बढ़ती जनसंख्या से परेशान है, वहीं पर कुछ देश और कुछ समाज, कुछ प्रजातियां घटती हुई जनसंख्या से परेशान है। जापान में फर्टिलिटी रेट जो है 1.2 है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रेट से भी कम है। और वहाँ की जनसंख्या जो है मात्र 12 करोड़ हो गई है अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात हो रही है कि भाई जापान की का जो जनसंख्या है। अब तो देखिए, साउथ कोरिया हो, जापान हो, हर जगह जो है इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, छुट्टियां दी जा रही हैं विथ पेमेंट, विथ इंसेंटिव्स, कि आप शादी करिए और हनीमून पे जाइए और छुट्टियों पे जाइए, और जो है इससे कि फर्टिलिटी रेट जो है कंट्री में बढ़े। हमारे इंडिया में देख लीजिए, अब हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं, जो कि अ, गर्व की बात क्या कही जाए, समस्या की भी बात हो सकती है, लेकिन और कई तरह से समस्याएं हो भी रही हैं। आप देख रहे हैं कि पॉवर्टी से लेकर अ, कई तरह की समस्याएं हैं, डिलिमिटेशन है, ये है वो है, बहुत तरह की हैं। तो लेकिन चलिए अभी ये मुद्दा नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में महिला जनप्रतिनिधि पर एक रिपोर्ट आया था, जिसमें कि देखिए पूरे बिहार में 8,054 जो है 8,054 पंचायत है। उन पंचायत में जो टोटल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 1,36,573 है, जिसमें से कि 71,000 जो है केवल महिलाएं हैं, यानी कि 52%। तो अच्छी बात है, नेशनल लेवल पर ये 46.26% ही है। तो हम लोग नेशनल लेवल से काफी आगे निकल चुके हैं, ये अच्छी बात है। अब लेकिन अगर विधानसभा में देखा जाए तो 11% ही है, विधान परिषद में देखा जाए तो 13% ही है, लोकसभा में देखा जाए तो इस बार पिछले बार से भी घट गया है। ये पूरे 74 है। ये बिहार में हमारा जो 40 जो सीट है उसमें से 5 महिलाएं हैं, जो कि 10% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो है महिलाओं या विकास कहिए या सशक्तिकरण कहिए, उसकी स्थिति है। हालांकि साक्षरता में बिहार कम है, ये 60% ही है। तो ये चीज है। आगे आते हैं ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन, ये टोटल जो है वो काफी इधर चर्चा में आते रहा है। इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जान लीजिए कि कैपिटल जो ग्रीनलैंड का कैपिटल है वो न्यूक है, और ये आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में ग्रीनलैंड सिचुएटेड है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेटी फ्रेडिक्सन है। ये अभी भी चर्चा में थे, जो कि ट्रम्प के प्रपोजल पर कहे थे कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और यहाँ का जो टोटल ये है वो 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन मात्र 56,000 है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके अलावा देखते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखिए, इन्फ्लेशन जो है 3 पॉइंट, ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 3.34 तक आ गया। तो 3.34 तक आने का मतलब क्या है कि अब इसका जो है ये जो आरबीआई द्वारा रिकमेंडेड जो है
4 ±2%, यानी कि 4 रहे तो बढ़िया है, 4 से नीचे आ जाए 2 तक तो भी ठीक है, और 6 तक चला जाए तो भी ठीक है। तो 3.34 है ये आपके ये जो 4% का जो ये रखा गया है उससे भी कम आ गया है, तो अच्छी बात है। और ये जो है रूरल में जो है 3.25% है, और अर्बन में 3.43% है। तो ये स्थिति है इसका। ये एक्चुअली 2019 अगस्त के बाद से ये लोएस्ट है, ठीक है ना, ये लोएस्ट है, ये चीज ध्यान में रखना होगा। वैसे आरबीआई ने अभी कुछ कुछ जो है ये डिसीजन ये लिया है, और इस साल 2 बार जो है रेपो रेट को घटाया है। 6.50 था, एक बार में 25 बेसिस, एक बार में 25 बेसिस करके हटाया, और अब ये फाइनली रेपो रेट जो है हमारा 6% है, और ये रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। ये सब हमेशा पूछा जाता है, आप इसको निश्चित रूप से याद करें, ठीक है भाई। तो जो सोना का जो ये है, वो तो क्या कहा जाए, ये तो 96,000 ही नोट किया गया था, अब ये जो है 1 लाख रुपए पार कर गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आते हैं हम लोग मार्च में आयात निर्यात। तो देखिए मार्च में आयात निर्यात छोड़ दीजिए, हमको लगता है कि आपको ये कोई जरूरी नहीं है, ये हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आप कंफ्यूज करिएगा कितना। देखिए नेशनल हेराल्ड जो केस है, जिस पर अभी सोनिया गांधी और राजीव गांधी पर जो केस हुआ है, तो उसमें हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, और इसमें कई चीजें हैं जो कि समझानी पड़ेंगी। ये वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जो वीकली करंट वाला है, हम इसमें लंबे टॉपिक्स को जो है अलग से करेंगे, तो इसमें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी लंबाई जो है काफी है, हम इसको छोड़ देते हैं, इस बार आगे करेंगे। सूडान का मानवीय संकट, भाई सूडान जो है बहुत बुरी तरह से बिलबिला रहा है। वहाँ का जो है मतलब वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। और ये जो 2 लोग हैं, मतलब क्या कहा जाए, ये अ, वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं और जो जो दगालो हैं, ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, और उसके कारण से जो है वहाँ के लोग जो हैं मतलब बहुत कष्ट में हैं। इस पर भी सूडान पर एक अलग से ये बनेगा। आते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन फैक्टर में। देखिए कहा जा रहा है कि आगे भविष्य में जो भी नेट जीरो इकोनॉमी की जो बात की जा रही है कि नेट कार्बन एमिशन होगा, तो उसमें केवल यही ध्यान में नहीं देना होगा कि हाइड्रोजन का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाएगा, बल्कि नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए एंड यूजेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि हर चीज जिसमें कि कार्बन इमिट होता है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल का कोयला का इस्तेमाल होता है, तो उसमें जो है, या फिर ये आयरन ओर का जो रिडक्शन जो है उसमें वो जरूरत पड़ता है। उसी तरह से हर चीज में तो हमको यहाँ पर यह समझना है कि सोलर विंड और हाइड्रो के साथ साथ में अब हमको न्यूक्लियर पर भी विचार करना पड़ेगा, तभी जो है, क्योंकि केवल बिजली कुछ उत्पादन कर लेने से वो नहीं होगा, हमको बड़े पैमाने पर एंड यूज ऑफ एनर्जी में हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की भी जरूरत होगी। और तो वैसे जो है हमारा हमारे इंडिया का एक लक्ष्य है कि 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर पावर 2047 तक इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखा जाए, आप ये सब जब आपको लिंक मिलेगा, आप ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। काफी काम का चीज है, क्योंकि ग्रीन किसको कहा गया है उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे
हाँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए। 2025 में अब इसका तो डेटा आ गया। अब देखिए कितना अच्छा से आपको ये दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट अगर है तो मर्केंटाइज कितना है, जो गुड्स का होता है वो 437.42 बिलियन US डॉलर, और सर्विस एक्सपोर्ट जो है 383.51 बिलियन US डॉलर। ये हमारा, तो एक्सपोर्ट हमारा कितना हो गया टोटल दोनों मिलाकर, 820.93 बिलियन US डॉलर का। इंपोर्ट जो है वो आप देख लीजिए, मर्केंटाइज जो है आप देखिए, हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है वो कितना है, और इंपोर्ट हम कितना खा पी रहे हैं, बहुत का अंतर है। हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो खैर, और सर्विस इंपोर्ट जो है, सर्विस इंपोर्ट तो ठीक है, हम सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गुड्स तो बिल्कुल ही मतलब कम है। तो ये जो है, और टोटल जो है हमारा 915, ये हमारा एक्सपोर्ट का, और ये हो गया इंपोर्ट का। ठीक है, तो जाहिर है जो ट्रेड बैलेंस है वो है हमारा 94.26 बिलियन US डॉलर। ठीक है, अब क्या होगा, तो घाटा ही ना होगा। हम एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जाहिर है घाटा होगा। तो चलिए, ठीक है। देखिए जेम्स और ज्वेलरी का भी जो है ये डेटा है कि 2024-25 में ये 28.5 बिलियन US डॉलर रहा। ठीक है, ये बढ़ा है। ये आगे, फिर आगे आइए, मालदीव बैन इजरायली पासपोर्ट। अब देखिए ये जो इजरायल और हमास का जो युद्ध है उसका असर कई क्षेत्र पर पड़ता है। अब यहाँ पर इन्होंने मुस्लिम फ्रेटर्निटी के सपोर्ट में जो है मालदीव्स ने इजरायल के पासपोर्ट होल्डर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उससे कोई मालदीव्स पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है चीन से इनका ज्यादा, इनके ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आप देख रहे हैं कि 11% ये चीन से आते हैं। भारत बगल में है लेकिन छठा स्थान पर है, और जबकि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, और ये बगल में भी है, फिर भी छठा स्थान है। तो खैर, वक्त एक पर भी अभी ये आशा नहीं करिए। ये हम फिर देखिए, नेशनल हेराल्ड पर, सूडान पर और वक्त पर अलग से ये बनेगा। आप बस इतना जान लीजिए कि वक्त पर जो है अंतरिम आदेश ही केवल आया है, 27 को शायद डेट है, और ये इसमें 3 जजेज हैं। ठीक है, तीनों ने ये सुनवाई दिया है, मतलब अंतरिम जज दिया है, ये अंतरिम जजमेंट दिया है कि अभी जो 27 को जो ये होगा उसमें जब तक जवाब केंद्र दे नहीं देती है, कोई उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई नियुक्ति जो है नहीं की जाएगी। अगला टॉपिक, बिहार में पहली बार जो है विश्व ये वृक्ष विरासत दिवस जो है, ये मतलब ये मनाया गया। तो वृक्ष विरासत में बिहार के 70 करीब मतलब 70 से 250 साल पुराना 14 वृक्ष हैं जिनको कि विरासत वृक्ष जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बिहार में ये सवाल पूछा जा सकता है बिहार स्पेशल में, कि विरासत वृक्ष कितने वृक्षों को घोषित किया गया है और उनकी आयु कितने से कितने वर्ष तक है। तो ये आप कर लेंगे। तो बिहार में एसएच केंद्रीय सांख्यिकी और जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है, इसमें जो डेटा जो दिया गया है उसके ये अप्रैल में ही जारी किया गया है। इसमें भारत में कुल 17 करोड़ 75 लाख एसएचजी हैं भारत में। बिहार में जो है 12 लाख 64 हजार हैं, जो कि ये तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में 16 लाख, पश्चिम बंगाल में 15 लाख, और
तीसरा बिहार में 12,64,000। बिहार में जो 12,64,000 जो एसएचजी हैं, उनमें सदस्यों की संख्या जो है वो 1,65,00,000 है। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूज है, जो कि 52वें ये सीजेआई जो है वो ये होंगे भूषण रामकृष्ण गवैया, जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये संजीव खन्ना जो अभी वर्तमान के जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने रिकमेंड किया है। ऐसी ही परंपरा है, ऐसा ही होता है कि जो सीनियर मोस्ट को वो जो है रिकमेंड करते हैं और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो 52वें सीजेआई के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई को ये नॉमिनेट किया गया है अभी, और ये शपथ लेंगे ये 14 मई को। ठीक है। ये 13 मई को निवृत्त होंगे, ये वर्तमान जो सीबीआई हैं, और 14 मई को ये लेंगे। अब ये जो है 14 मई से 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये एक्चुअली दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। पहले जो थे BG बालकृष्णन जो है, ये थे, और ये 2007 में ये बने, 14 जनवरी 2007 को ये बने थे। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब दूसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सॉरी, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में जो समझेंगे, हम लोग को पता है कि बिहार में 13 जो जिलों के लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है। और ऑर्गेनिक कॉरिडोर में हम लोग गंगा के किनारे जो भी 13 जिले हैं, उनमें जो है ऑर्गेनिक मेथड से खेती करते हैं। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो पूरे वर्ल्ड में जो है काफी ये प्रचलित हुई है, और ये कि इसको एक न्यू इनोवेशन की तरह से लिया जाता है। लेकिन आप हमको ये भी पता है कि श्रीलंका जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण ही जो है संकट में आया। लेकिन भारत की एक परंपरा रही है 1947 से ही कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में ये विश्वास करते हैं, और ये नेहरू जी के समय से ही था। तो हम लोग ऑर्गेनिक पर जोर दिए, लेकिन पूरा एकदम एग्रेसिव ऑर्गेनिक पर नहीं किए, और उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा है कि देखिए इंडिया का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपोर्ट जो है 666.96 मिलियन US डॉलर का हो गया, जो कि 2023-24 से ये काफी ज्यादा है। इसमें मतलब मोटे तौर पर कहिए 500 मिलियन US डॉलर का हुआ था, और यहाँ कहाँ देखिए 666 हो गया। अब एग्जैक्ट डेटा जो है एक आप याद रख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेटा याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप मोटे तौर पर उसका राउंड फिगर आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि 2023-24 में 500 मिलियन US डॉलर का हुआ था, और 2024-25 में 600। और देखिए अब ये डेटा आ चुका है जब 2024-25 का, तो आप इसको याद ही कर लीजिए कि 666, यानी कि 667 कर लीजिए मिलियन US डॉलर का रहा। ठीक है। अब देखिए इसमें पल्सेस, एसेंशियल्स ऑयल्स जो है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज को ये किया गया। जाहिर है कि डेवलपिंग कंट्रीज तो नहीं ही परचेज करेगा ना, या बहुत कम मात्रा में परचेज करेगा। तो ये चीज है। SC और उर्दू, सुप्रीम कोर्ट जो है ने उर्दू पर एक ये रूलिंग दिया है, जजमेंट दिया है, और उसमें बहुत अच्छी बातें, मीठी बातें कही गई हैं मतलब उर्दू के बारे में। और एक तो इम्पोर्टेंट बात कही गई कि उर्दू जो है हिंदुस्तान में ही जन्मी हुई एक गंगा जमुनी तहजीब के तहत एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है, और इसको जो है उस तरह से नहीं लिया जाए। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में अभी जो एक मराठी मानुस और मराठी लैंग्वेज को काफी हाईलाइट करने का जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, उसी में जो है ये एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। और वो सुप्रीम कोर्ट जो है ये मतलब वहां पर
मराठा में एक पातुर ये है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें एक साइन बोर्ड जो है ये मराठी के साथ साथ में उर्दू में भी लगाया गया था। और वहाँ का जो है मतलब उस मामले में केस किया गया था कि ये जो है नहीं होना चाहिए। तो खैर ये चीज ठीक बात नहीं है। ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग। ये वक्त पर तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि आगे हम लोग बनाएंगे। ऑपरेशन चक्रा पे आते हैं। ठीक है। ऑपरेशन चक्रा में क्या है कि ये सीबीआई द्वारा जो है ये चलाया गया है। और ये साइबर अपराधियों के को पकड़ने के लिए और उनका जो रैकेट है उनको ये करने के लिए मतलब उसकी जांच करके और उसको उद्भेदन करने के लिए ये किया गया है। तो ये चीज जो है ऑपरेशन चक्रा है। ऑपरेशन चक्रा जब भी आएगा तो साइबर अपराधियों से रिलेटेड सीबीआई द्वारा चलाया गया है। इसको याद रखिएगा। ये एक अलग टॉपिक है जो कि इसी में दिख रहा है, लेकिन अलग टॉपिक है। तमिलनाडु में मंदिरों का सोना। अब मंदिरों में सोना तो एक तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि 1 लाख के पार हो गया है। और उसमें जो है मंदिरों में जो है सोना की जो मतलब जो चढ़ावा में जो चढ़ता है, तमिलनाडु की सरकार ने 21 मंदिरों में वैसे सोना जो प्रयोग में नहीं आते थे उनको मेल्ट करके 24 कैरेट गोल्ड बार में चेंज करके और उसको एसबीआई में जमा कर दिया गया है। और ये टोटल जो है 1,000 किलो। आप समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कोल पावर प्लांट्स ये एक आर्टिकल आया था जिसमें कि बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसमें से जो आपके लिए जरूरी था, टोटल जो पावर प्लांट्स हैं जो कोल बेस्ड हैं वो 537 हैं। और उसमें एक ये कहा गया है कि जो एक नेशनल इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मंत्रालय, उसने एक आदेश जारी किया है कि सभी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को ये फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन एफजीडी बिहार में भी लगा है, एफजीडी का टेक्नोलॉजी लगाना होगा जिससे कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन जो है कम किया जा सके। हालांकि इसमें खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है और अभी तक जो है बहुत कम ये किया गया है, मैंने बहुत कम में लगा हुआ है। अब ये बात हो रही है कि भाई आप इसको इस मैंडेट को हटाकर बल्कि ये करिए कि जो इंपोर्टेड कोल पर बेस्ड हैं उनमें ये चीज लगा दीजिए, क्योंकि उसमें सल्फर का संख्या मतलब सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इसको जो है ये एक सजेशन दिया गया है। अ, अब समझ लीजिए कि एक पावर प्लांट को एफजीडी का टेक्नोलॉजी लगाने में 1.2 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से खर्च आता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये और पावर भारत में टोटल इंस्टॉल्ड कोल पावर कैपेसिटी जो है 2,18,000 मेगावाट। आप समझ लीजिए, इसके हिसाब से जोड़ लीजिए तो काफी ये है। तो एक प्रायोरिटी बेसिस पे जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड है मेनली उसमें लगाया जाए, बाकी को जो है इससे थोड़ा सा मुक्त कर दिया जाए। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी जो है क्रिस्टैटिना जॉर्जिवा है, ये याद कर पूछा जाता है अक्सर। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ फेडरल ये सॉरी फेडरल रिजर्व बैंक भी कहा जाता है और फेडरल रिजर्व सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोनों तरह का नाम। अब इसमें मुद्दा क्या है, ये न्यूज में क्यों है कि इसके अध्यक्ष हैं जेरोम पॉवेल और इनको ट्रम्प साहब ने ही 2017 में बनाया था। फिर ये इतने अच्छे लगने लगे इनके सक्सेसर जो बाइडेन को भी कि 2022 में फिर इन्होंने नियुक्त कर दिया। और अब जब ट्रम्प साहब दूसरी बार आए तब अब वो उनको अपने ही द्वारा नियुक्त किए गए चेयरमैन को हटाना चाहते हैं। तो ट्रम्प साहब का तो भाई हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या कह देंगे वो बड़ा मुश्किल है।
एक तो हम लोग अब आते हैं इंडिया, जो ये ट्रेड टैरिफ अभी जो टैरिफ ट्रेड मतलब का जो मामला है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया का यूएसए के साथ में क्या है और चाइना के साथ में क्या है। इंडिया का चाइना इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कितना करता है? इंडिया जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता है 14.3 बिलियन US डॉलर का। यानी कि चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के पास में बहुत कम चीज है, जबकि यही इंडिया यूएसए को 86.5 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। जाहिर है कि एक्सपोर्ट इंडिया यूएसए को ज्यादा कर रहा है। और ये देखिए यहाँ उल्टा, अब ये इंपोर्ट कर रहा है 113 का, और यहाँ अमेरिका से मात्र 45 बिलियन US डॉलर का। तो अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। चीन में एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। हमारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, और इंडिया और चाइना के साथ में घाटे का है। इतना घाटा है और ये इतना फायदा है। अब ट्रम्प साहब इसीलिए शायद नाराज होंगे, तो देखा जाए क्या होता है। टाइम मैगजीन जो है हर साल ये निकालती है कि विश्व में कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है कौन लोग कौन है। तो इस बार दुख की बात यही है कि भारत से कोई भी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नहीं है। ट्रम्प साहब हैं, मर्क साहब हैं, ब्रिटिश पीएम हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो मेंटोर हैं या कहिए कि मार्गदर्शक हैं, वो मोहम्मद यूनुस जो हैं, अ, ये भी शामिल हैं। यहाँ तक कि सीरिया में जो तख्ता पलट करके आए जुलानी, वो भी हैं। तो ये चीज एक खबर है। एक भारतीय मूल की महिला है, रेशमा केवल रमानी। तो ये वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स है, उसकी सीईओ है। हालांकि ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, इसलिए यही है कि इंडिया से कोई भी इस बार नहीं। जो भी 100 लोग हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में: लीडर्स, आइकन्स, ये 4 भाग में: लीडर्स, आइकन्स, आर्टिस्ट और टाइटन्स। ठीक है। देखिए, K218b एक न्यूली डिस्कवर्ड एक्सो प्लेनेट है। ये भी जो है मतलब काफी ये दिलचस्प है। यहाँ पर हालांकि अभी कुछ वैसा पुष्टि नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है दूर से ही स्टडी हुआ है, जिसमें कि एक ऐसा मतलब लग रहा है कि यहाँ पर शायद समुद्र भी हो सकता है, और इसका जो है मतलब यहाँ पर पानी हो सकता है, कई तरह की संभावना, जीव हो सकता है। अब मतलब कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स होने की संभावना है। अब देखते हैं क्या है, अभी बहुत शुरुआती स्थिति में है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपका इससे सामना होगा K218b से, तो ये क्या है? एक्सो प्लेनेट, नीलवीटिस का। इतना ही आप समझ लीजिए। आगे आते हैं, विश्व धरोहर दिवस। ठीक है। विश्व धरोहर में अभी यूनेस्को ने जो है भारत के, एक तो भगवत गीता को, और भारत का जो नाट्य शास्त्र है, जो 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 भरत मुनि ने जो लिखा है, तो नाट्य शास्त्र को, दोनों को जो है विश्व धरोहर स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है। भारत में सोना का आयात, भारत तो आप देख रहे हैं सोना एक तो ऐसे ही महंगा होते जा रहा है, और ऊपर से जो है 2024-25 में भारत में सोना का कुल आयात जो है वो 27.27% बढ़कर 58 अरब डॉलर मूल्य का हो गया है। 58 US डॉलर, 58 अरब US डॉलर का हो गया है।
तो ये चीज जो है हम लोग याद रखेंगे एग्जाम के लिए। यमन में जो है हौदी या हुती जो भी कह लीजिए, और अमेरिका में अलग ठाना हुआ है। और इसमें जो है अभी 18 अप्रैल को अमेरिका ने यमन के तेल बंदरगाह रास ईसा पर हमला किया, जिसमें देखिए ना 74 लोगों की मृत्यु हो गई। पूरे वर्ल्ड में पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतने लोगों की मौत हो रही है और कोई जिम्मेवार नहीं हो रहा है। एक कहीं कोई अगर अपराधी घोषित हो जाता है, उसको मौत की सजा हो जाती है एक व्यक्ति की मौत के कारण। और यहाँ इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। बहुत कष्ट होता है मानवता के नाते। और और तो घायलों की तो कोई बात ही नहीं। तो ये एक ये है यमन और अमेरिका के बीच में अभी हमला चल रहा, मतलब रह रह कर जो है, कभी वो इस पर करता है। ये अभी तक का ये अमेरिका का यमन के हुतियों पर ये सबसे बड़ा हमला है। एक्सियोम 4 जो है, इसमें हम लोग का जो गगनयान होने वाला है ना, उसमें ह्यूमन क्रू भेजा जाने वाला है। तो कई तरह के एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। तो उसमें जो है अब ये एक इसरो जो है 8 पैर वाला भालू। भालू मतलब ये भालू नहीं समझिएगा, ये एक तरह मतलब नाम है केवल। ये इसका नाम ऐसे है, टार्डिग्रेड्स, ठीक है ना। इसको वाटर बियर कहा जाता है। ये 8 पैर वाला भालू कहा जाता है। एक्चुअली ये मॉस पिगलेट्स के रूप में भी जाना जाता है, और सूक्ष्म जीव है, आप देखिए। और इसका यही है कि ये किसी भी हालत में जिंदा रह सकता है, इसीलिए इसको स्पेस में भेजा जा रहा है। और वो एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नाम भालू है, लेकिन देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप से। तो आप समझ सकते हैं। फार्मा एक्सपोर्ट्स, फार्मा जो है एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक सेक्टर है। और इसमें 2024-25 में भारत का जो फार्मा एक्सपोर्ट है वो 30,467 मिलियन यूएस डॉलर का रहा है, जो कि बहुत अच्छा ये माना जाए। इसीलिए अभी एक हो रहा है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर फार्मा पर पड़ा तो भारत को इससे बहुत अधिक नुकसान होगा। तो इसलिए अब देखिए ना, सबसे अधिक निर्यात जो है अमेरिका को होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद में इंजीनियरिंग टेक्सटाइल है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो है ये बढ़ोतरी हुई है। और 116.67 बिलियन यूएस डॉलर का ये है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब समझने की कोई चीज नहीं है, आप उसको याद कर लीजिएगा। नेपाल में राजशाही पर एक वीडियो बनाए थे, आप देख सकते हैं। इसमें जो इसके लीडर हम बताए थे दुर्गा परसाई, तो दुर्गा परसाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। तो यही जो है एक इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है, उस पर भी एक वीडियो बन चुका है, वो लोड हो जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है 15 जजेस जो हैं पर मिलियन इंडिया में। तो इस तरह का की जो स्थिति है। तो ये है आप देख सकते हैं कि एक वीक में हम लोगों के पास में कितने सारे इंफॉर्मेशन हैं। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, सिनॉप्सिस बनाते रहेंगे। देखिए मैगजीन्स जो करंट अफेयर्स की निकलती हैं, शायद उसमें इतना नहीं हो। और देखिए इसमें बिहार से भी रिलेटेड है, नेशन से रिलेटेड है, वर्ल्ड से है, स्पोर्ट्स से है, आपके इकोनॉमी से है, हर ये तरह से है। और जो लंबा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके।